Hello dear student, you're once again most welcome to Math Wale Baba YouTube channel, a complete solution of maths for class 9 and class 10। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू चैप्टर जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हम लोग पॉलिनोमियल के बाद पढ़ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैं पॉलिनोमियल के बाद आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करवाने गया था, लेकिन वहाँ पे देखा क्या कि एनसीईआरटी बुक में दोनों कंबाइन है, मतलब कि जो पॉलिनोमियल है और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, दोनों मिला के एक ही चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो 2.4 में काफी दिक्कत हो रहा था अंतिम क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाया नहीं था। तो वहीं पे मैं क्या किया, आपको एक कंसेप्ट दे दिया हूं और आप उसे जाके देखिए, समझ जरूर आएगा। जिस कारण से देखोगे कि सबसे लॉन्ग वीडियो बन गया है एनसीईआरटी, ठीक ना, सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 2.4 का, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारा कंसेप्ट डिस्कस किया हूं फैक्टराइजेशन करने के लिए। सो डेफिनेटली वो आपको समझ आएगी, तो आप उसे विजिट कर सकते हो, समझ आएगा, वहां भी आप विजिट करना इसे देखने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले ये हम लोग जानते हैं। हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन। हम लोग देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसे समझेंगे। फिर देखेंगे सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एंड एक्सपेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जिसका हम लोग यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन को। ओके, समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। हाउ टू फैक्टराइज विथ वेरियस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। देखो, उसके बाद सीखेंगे लास्टली कि कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात हमारे प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपको क्लास नोट मैं अवेलेबल करा देता हूं, जिस कारण से आपको लेक्चर के दौरान लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, कि सबके मन में उठता है फर्स्ट क्वेश्चन कि फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर। और उसके बदले बच्चे को क्या मिलता है, बुक में रटा हुआ डेफिनेशन, जो उसे समझ नहीं आता। तो हम इसे एक बेसिक एग्जांपल से पढ़ते हैं, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। मैं कह रहा हूं कि आप डिवाइड कर लो 20 को 8 से, ठीक, करके देख लेते हैं। जब करोगे तो आप 8 के टेबल में 2 टाइम्स में आ जाएगा 16 और नीचे क्या बच जाएगा 4। तो इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आपको क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे आपको 4 निकल के आ रहा है। ओके, तो चलिए एक और काम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं 20 को 4 से। ओके, ध्यान दो, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना, 5 टाइम्स में 20 लग गया और नीचे रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक। तो दो केस बना, एक तो मैं वही चीज है 20 और 20 अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। एक से किया तो रिमाइंडर नीचे 4 बचा, और दूसरे से जब किया तो रिमाइंडर नीचे 0 बचा, ठीक। तो फैक्टर किसको कहेंगे, जरा सोचो, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो फैक्टर का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या, कि जब भी डिवाइड करो और 0 रिमाइंडर आ जाए तो वो नंबर जो है फैक्टर कहलाएगा, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग बात ये लिखेंगे क्लियरली, 20 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 20 जो है पूरा पूरी डिवाइड हो गया। पूरा पूरी मतलब समझो, डिवाइड होना और एग्जैक्टली डिवाइड होना में अंतर है। जैसे कि 8 से 20 डिवाइड हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड तो कर रहे हैं ना, 2 टाइम्स 16 लग रहा है, नीचे 4 बच रहा है, लेकिन दूसरा केस में एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ठीक ना। तो जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वही फैक्टर कहलाता है। उससे इजी तरीका मैं बताऊंगा आपको, कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वही फैक्टर कहलाएगा डिवाइड करने पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 क्या है, फैक्टर है 20 का। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, देखो, कोई भी बड़ा कंसेप्ट छोटे से कंसेप्ट के ऊपर आधारित रहता है, बेस्ड रहता है, ठीक ना। तो बच्चे क्या करते हो, छोटे कंसेप्ट को तो आसानी से टिक कर लेते हैं, लेकिन जो उस पे बना हुआ कंसेप्ट उससे उनको लगता है कुछ अलग है, ठीक ना। वैसा नहीं है। चलो मैं एक पॉलिनोमियल से एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है कि नाउ चेक वेदर 1 + 8x इज अ फैक्टर ऑफ x - 64x³। क्या कर रहा है, समझ आ रही है बात। कह रहा है कि आप चेक करके मुझे बताओ क्या, कि 1 + 8x जो है फैक्टर है कि नहीं है, किसका फैक्टर है कि नहीं है, x - 64x³ का। तो अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, कैसे चेक करें, कैसे पता लगाए। अरे अभी तो तुम्हें समझाया, फैक्टर ही चेक करना है ना। तो सबसे आसान तरीका फैक्टर चेक करने का कि डिवाइड करके देख लो। तो चलो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके देख लो, नीचे 0 आ गया रिमाइंडर, तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। और एक और बात, इसका जो डिवाइड करने का मेथड है वो दो है। तो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट मेथड डिस्कस करूंगा और फिर सेकंड बताऊंगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, दोनों मेथड को जानना है, ठीक ना। तो चलिए डिवाइड करते हैं। क्या है, 1 + 8x,
ठीक, डिवाइड किसको करना है, x माइनस 64x3। तो हम लोग को समझना होगा कि किस चीज से लगाना है। अगर आप पहली बार डिवाइड सीख रहे हैं तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे देख सकते हो क्या है, x है, क्या है, x है, लेकिन यहाँ पे पहला टर्म क्या है, 1 है ना। तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि ये कट जाए, मतलब कि उसको भी, इस 1 को हमको बनाना है 1x। क्या बनाना है, 1x। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना, क्योंकि जो यहाँ पे रहे वही हम लोग बनाते हैं और फिर उसको सब्सट्रैक्ट करके कैंसिल कर देते हैं, ठीक ना, ये हमारा काम रहता है। अगर अभी भी दिक्कत आ रहा है तो अभी नेक्स्ट सेकेंड मेथड तो अच्छे से समझ आने वाला है, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, सबसे आसान मेथड है। ध्यान दो, सुनो ध्यान से। तो x टाइम्स में लगाया तो यहाँ पे ये 1x हो जाएगा, इसको 1 मल्टीप्लाई करने पे, फिर 8x है और यहाँ पे x है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 8x स्क्वायर लिख दिया हूँ, समझ आ रही बात। अब ध्यान दो, अब करना क्या है कि माइनस कर लेते हैं, ठीक ना। क्यों माइनस करेंगे, उससे फायदा है, ठीक ना। क्या फायदा मैं बताऊंगा। तो माइनस करने के लिए क्या तरीका है कि आपको यहाँ नीचे माइनस का साइन लगाना होगा, ठीक, और यहाँ भी देखो प्लस है, प्लस को आपको करना होगा माइनस। याद रखिएगा, माइनस करने में हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं, क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं, प्लस था, क्या था, प्लस था, पहले था, और अभी हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और यहाँ भी माइनस कर दिए। देखो ऊपर कुछ नहीं तो अभी भी प्लस है, प्लस 1x और माइनस 1x दोनों क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। समझ रहे हो बात को, समझ आ रही होगी। ध्यान दो, ऊपर क्या है, माइनस 64x3 और नीचे क्या है, माइनस 8x स्क्वायर। ये नहीं कि इन दोनों को भी कैंसिल कर देना, क्योंकि समझ सकते हो यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कैंसिल करने लगते हैं। नहीं, यहाँ पे कैंसिल होगा ही नहीं, तो आपको सिंपली उतार देना है। क्या करना है, उतार देना है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पहले मैं 8x वाला को लिखूं, देखो यहाँ पे मैं माइनस हटा दिया, फिर से कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। अब बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं कि पहले मैं माइनस वाला को लिखूं या ऊपर वाला को, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर लिखूं कि माइनस 64x क्यों लिखूं। तो याद रखिएगा बच्चों, पहले हमेशा बड़ा डिग्री वाला लिखने रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बड़ा डिग्री वाला क्या है, क्यूब, ठीक, क्यूब है, तो हम लोग पहले क्यूब को लिखेंगे, ओके, और फिर स्क्वायर वाला को। तो देखो यहाँ मैं लिख लिया माइनस 64x³ माइनस 8x स्क्वायर। अब देखो समझने वाली बात ये है कि अब फिर हमको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है और इसको भी कैंसिल करना है। तो ध्यान दो, देखो एक चीज है, यहाँ पे 1 + 8x है ना, तो एक चीज दिक्कत दे रहा है। क्या दिक्कत दे रहा है कि हम क्या बताएं आपको कि पहले हमेशा बड़ा डिग्री लिखते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे नीचे जब डिवाइड करना रहता है तब यहाँ पे, ठीक ना, तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, 1 + 8x है ना, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, 8x + 1 समझो। क्या समझना है आपको, 8x + 1, बात तो एक ही है ना, कि 2 + 3 समझो कि 3 + 2 समझो, एक ही चीज है। तो ये 1 + 8x को आप 8x + 1 समझो, और उससे फायदा क्या होगा अभी दिखाता हूँ, समझ आएगा। हम लोग क्या करेंगे, अपनी माइनस 8x स्क्वायर से करेंगे। क्यों, क्वेश्चन उठाने क्यों, क्योंकि 8 × 8 = 64 होता है, समझ रहे हो बात को, 8 × 8 = 64 होता है, और यहाँ पे देख सकते हो माइनस 64 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, माइनस 8x कर दिया, ओके, ठीक। अब देखो यहाँ पे x³ है, क्या है, x³ है, लेकिन यहाँ पे मेरा x है, तब देखो ये पहले है, ठीक ना, 8x पहले है, तो यहाँ पे मेरा x है, क्या है, x है, और x को अगर हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब x³ बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, देखो बस एक ही चीज समझना है कि 8x जो यहाँ पे है वो आपका इधर है और 1 इस तरफ लिखा हुआ है, ठीक ना, बस इतना समझो ना, समझ आना है। फिर माइनस 8x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे माइनस 64x³ हो गया, ठीक ना। देखो नीचे लिखेंगे, जो जो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो एक और चीज समझो, अभी क्या है, माइनस 8x स्क्वायर, और हम लोग अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो क्या आएगा, माइनस 8x स्क्वायर ही आएगा। किसी चीज का टेबल 1 बार पढ़ते तो वही चीज आ जाता है, ठीक ना। अब जो समझने वाली बात है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस। समझ रहे हो बात को, क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं माइनस और वहां पे ऑलरेडी माइनस है, तो दो माइनस मिलकर प्लस बनेगा। अब देखो ऊपर माइनस 64, यहाँ प्लस 64, ये क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर माइनस 8x स्क्वायर, नीचे प्लस x स्क्वायर, कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या निकल के आया, 0। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, रिमाइंडर 0 आया तो काम हो गया, मतलब कि ये क्या है, फैक्टर है, ठीक। अब आगे देखते हैं जो कि सेकेंड मेथड है। देखो सेकेंड मेथड इतना ईजी है कि अब सर बोलते सर फर्स्ट मेथड से अच्छा सेकेंड मेथड है। देखो क्या हम बता रहे हैं, समझ आएगा अगर पहला कंसेप्ट आपको याद होगा तो। ध्यान दो, यहाँ मुझे क्या चीज से चेक करना है, फैक्टर 1 + 8x से चेक करना है, ठीक ना। मतलब कि सिंपल आम भाषा में बोलूं तो 1 + 8x से डिवाइड करना है x - 64x³ को डिवाइड करना है।
और अभी इससे पहले ही हम लोग पढ़े कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं gx। याद करो, अभी तक तो मैं पढ़ाता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं gx, और जिस चीज को डिवाइड करना रहता है उसे हम बोलते हैं px। क्या बोलते हैं? px। तो याद करो कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े ना, उसमें क्या कहता है कि रिमाइंडर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो आपको gx है, ठीक है ना, हमको क्योंकि रिमाइंडर से ही मैं पता लगा लूंगा फैक्टर है कि नहीं। रिमाइंडर 0 मतलब फैक्टर, रिमाइंडर नहीं 0 मतलब नहीं फैक्टर। तो मैं gx को क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो, gx को मैं 0 की इक्वल किया। ओके, मतलब कि 8x + 1 = 0। निकल के क्या आया, x का मान नीचे, x का मान आया -1/8। ओके, अब ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट आउट करेंगे किसमें, px में। आपको अच्छे से पता है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ पीछे, अगर नहीं देखे हो तो अभी जाके वीडियो के अंत के बाद आप उसे विजिट कर देना प्लीज। ओके, ध्यान दो। तो हम लोग करते हैं, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैं सॉल्व कर दिया हूँ, इसलिए मैं सब चीज जो भी मार्किंग किया था उसे हटा दिया हूँ, ताकि आपका ये मैं रेड पेन से कर रहा हूँ तो आपका नजर वहां पे ना रहे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पर है, उसको आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, डोंट वरी। ओके, समझ तो आ ही गया होगा। तो यहाँ देखो कि px जो था वो मुझे दिया हुआ था x - 64x के, और यहाँ मैं x का वैल्यू क्या निकाला, -1/8। आपको याद रखना है, रिमाइंडर थ्योरम वही कहता है कि अगर आप जो डिवाइड कर रहे हो वो लीनियर है तो रिमाइंडर निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताता है, वो यही शॉर्ट ट्रिक है कि पहले पता लगाओ और उसको px में डाल दो। तो px में डाल दिए -1/8, तो यहाँ x था तो यहाँ पे क्या होगा, x के जगह पे -1/8, और -64x क्यू है तो वहां 64x के जगह पे फिर -1/8 का क्यूब। ओके, अब ध्यान दो कि -1/8 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखो -64 है, और यहाँ माइनस अंदर में क्या है, अंदर में माइनस है, और उसका हम लोग क्यूब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर भी क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को ना। तो यहाँ देखो मैं ऑलरेडी एक दिमाग लगा दिया कि इसको मैं डायरेक्ट प्लस यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्या लिख दिया हूँ? प्लस। अब बोलो कि सर कहाँ लिखे हो, देख लो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लस लिखा हूँ, लिखा हूँ ना, ध्यान दो। अब जो समझने वाली बात है कि ये 64 का 64 ही लिखा मैं, और यहाँ पे 1/8 का क्यूब करना है। क्या करना है? 1/8 का क्यूब। तो कैसे करें हम? तो हम लोग क्या किए, कौन इतना क्यूब करेगा, तो 1/8 है तो 1/8 इंटू 1/8 1/64 होता है, और हमको 3 बार करना है क्योंकि क्यूब है। तो मैं कहा कि चलो 64 ही लिख लेते हैं और एक 8 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा मैं क्यों किया? मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास दिमाग था। देखो बच्चों, मुझे पता था कि ऊपर क्या है 64, अगर मैं नीचे भी 64 पे ही छोड़ देता हूँ, काटने में बहुत ही आसानी होगा। ये मैथ्स है बच्चों, तो आपको भी ऐसा सोचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 64 और ये 64 कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर 1 नीचे 8। ओके, ध्यान दो। तो यहाँ एक तरफ -1/8 है और एक तरफ 1/8 है, ठीक। तो इसको आप कर लोगे सॉल्व तो आंसर आएगा 0। तो देखो अभी बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा ट्रिक है, फर्स्ट मेथड की सेकंड मेथड? एक्चुअली में सेकंड मेथड है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से बनाओगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ओके, सेकंड मेथड से ही करना, मैं प्रीफर करूंगा आपको। अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो याद रखिएगा, जिससे आप डिवाइड करने चले हो वो लीनियर भी होना चाहिए। नहीं कि आप फर्स्ट मेथड तो यूनिवर्सल है, हर जगह यूज होता है, लेकिन सेकंड मेथड के लिए लिमिटेशन है कि वो लीनियर होना चाहिए। ओके, अब देखो एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ कि दोनों केस में हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलने वाला, मिला 0 मिला, ठीक। यहाँ देख सकते हो दोनों केस में हमको रिमाइंडर मिला 0। ओके, अब ध्यान दो, तो हम लोग क्या सीखे, हेंस 1 + 8x इज ए फैक्टर ऑफ x - 64x। देखो एक तरह से मैं तुमको फैक्टर निकालने समझा दिया कि कब किसको फैक्टर कहेंगे। सिंपल सा पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया कि रिमाइंडर 0 आ जाए तब कहेंगे। ओके, बस इतना ही सीखे इसमें कि रिमाइंडर 0 आए, और आपके डर को दूर करने के लिए मैं पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल ले लिया, ठीक ना। तो अब हम लोग सीखेंगे कि डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो बुक में डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा रहता है, जो कि मैं पसंद नहीं करता हूँ, और वो भी ऐसा लिखा रहता है बहुत बच्चे उसको डिकोड ही नहीं कर पाते, अरे क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं एक अच्छा सा डेफिनेशन लाया हूँ आपके लिए। देखो फैक्टर किसे कहेंगे, आप इसे लिख लेना टाइम मिले तो। फॉर एनी टू पॉलिनोमियल px एंड qx, कोई भी दो पॉलिनोमियल px और qx के लिए, एनी वन इज द फैक्टर ऑफ अदर इफ ऑन डिवाइडिंग वन टू द अदर वी गेट रिमाइंडर 0। समझो बात, कह रहा है कि अगर हम कोई भी दो पॉलिनोमियल ले, एक को अगर हम px मानते हैं दूसरे को qx मानते हैं, तो कोई भी एक दूसरे का फैक्टर हो सकता है। समझो बात को, मेरा जो बात करने का मतलब है कि चाहे आप बोलो, बहुत बच्चे कंफ्यूज, सर हम px को ही फैक्टर क्यों बोलेंगे, इसलिए मैं जानबूझ के बोला कि कोई भी एक दूसरे का फैक्टर हो सकता है, ठीक। कब?
जब हम लोग डिवाइड करें, यहाँ देख लो, ऑन डिवाइडिंग वन टू अदर, जब हम एक से दूसरे को डिवाइड करें और रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, कोई भी उसका फैक्टर हो सकता है, ठीक ना। चाहे आप px से qx को डिवाइड कर लो, चाहे आप qx को px से डिवाइड कर लो। बुक में तो एक ही चीज लिखा रहता है, qx को डिवाइड करेंगे px से तो वो फैक्टर होगा। नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई भी हो सकता है, बस क्या चाहिए आपको, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 चाहिए। ओके, ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि qx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ qx डिवाइड एग्जैक्टली px। तो qx को हम लोग फैक्टर बोलेंगे px को जब qx जो है पूरा पूरी डिवाइड कर दो px को। ये पहला बात हुआ qx को। अगर आप qx से डिवाइड करना चाहते हो px को तो ये नियम कंडीशन रहा। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि हम px को ही फैक्टर बताना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करो, आप जब px को फैक्टर बताना चाहते हो तो px से डिवाइड करो qx में। अगर ये कब फैक्टर कहलाएगा, जब एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा qx को। और ये स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट का एक ही काम होता है, समझ आए उसके बाद उसका कोई काम नहीं, ठीक ना। जो भी थ्योरी पढ़ते हो, एक बात बताओ, थ्योरी पढ़ते हो उसका क्या करते हो, तो समझने के लिए थ्योरी पढ़ते हो कि उसका फिर हम लोग न्यूमेरिकल आसान हो जाता है ना। उसी तरह ये भी एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर 0, ध्यान दो। और एग्जाम्पल अगर मन किया आपको लिखने का तो 3x + 4x इज ए फैक्टर ऑफ 9x स्क्वायर + 12xy। 9 - 4x इज ए फैक्टर ऑफ 81 - 16x स्क्वायर। अब प्रूफ करने का बात रहा तो पहला वाला वही फर्स्ट मेथड का यूज कर लो। एक बात याद रखना, इसमें फर्स्ट मेथड नहीं लगेगा। फर्स्ट ये जो एग्जांपल है, ठीक है, इसमें इसमें फर्स्ट मेथड लगेगा, सेकंड मेथड नहीं लगेगा, लेकिन इसमें दोनों मेथड लगेगा। तो आप इसको दोनों मेथड से चेक कर सकते हो, चेक कर लो सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये तो फैक्टर की बात रही, लेकिन हम लोग फैक्टर नहीं पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन। ओके, तो हमको समझना होगा फैक्टराइजेशन क्या है। एक्चुअली में अगर मैं बात करूं कि मेरा जो डेफिनेशन है वो बहुत बच्चे को भी समझ आने वाला नहीं, इसलिए आप पढ़ के डरना बंद करो। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ओके बच्चों, क्योंकि इसे मैं समझाने वाला हूँ। ध्यान दो, सुनो मेरी बात को पहले। टू एक्सप्रेस अ पॉलिनोमियल इन द प्रोडक्ट ऑफ डिस्क्रीट पॉलिनोमियल हैविंग स्मॉलर डिग्री देन द मेन वन, ओके, सच दैट डिस्क्रीट पॉलिनोमियल हैवंट देयर ऑन फैक्टर। काफी अजीब डेफिनेशन था, लेकिन अभी समझाता हूँ। ध्यान कह रहा है कि यदि हम किसी एक पॉलिनोमियल को, ठीक ना, प्रोडक्ट के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें, प्रोडक्ट के रूप में। जैसे कि 6 हो गया तो 6 को हम 2 × 3 लिख दिए, तो ये प्रोडक्ट के रूप में हुआ ना। उसी तरह यदि हम किसी एक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के रूप में लिखें, और कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब समझ रहे हो बच्चों, अलग अलग, मतलब कि जैसे सोचो 6 है तो 2 × 3, उसी तरह x² - 9 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x + 3x - 3। समझो बात को, अभी एग्जांपल नीचे में भी है लेकिन मन से समझा रहा हूं, ध्यान दो। तो उसको डिस्क्रीट फॉर्म मतलब अलग अलग फॉर्म में लिख दें, लेकिन शर्त क्या है कि पावर कैसा होना चाहिए, अलग अलग फॉर्म जो लिखे उसका पावर स्मॉलर होना चाहिए मेन मालिक से। मेन मतलब जिसको आप तोड़े हो, ठीक ना, उससे छोटा पावर होना चाहिए, ठीक ना। तो डेफिनेशन ये जो है काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाना ज्यादा बेटर पसंद करूंगा। अगर आप डेफिनेशन समझ गए तो बहुत अच्छा। ध्यान दो, यहाँ पे मैं एग्जांपल ये x² - 4, ठीक ना, इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे क्या आएगा, x - 4 और x + 4। अब समझो, इस वाले को हम लोग बोलते हैं मेन पॉलिनोमियल। जिसको हम लोग फैक्टराइज करने चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेन पॉलिनोमियल। समझो बात, क्या बोलते हैं, मेन पॉलिनोमियल। और बाकी जो है, बाकी जिसके रूप में हम लिखे, ये जो हो गया फर्स्ट x - 4 और x + 4, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट पॉलिनोमियल। अब देखोगे कि अगर हम मेन पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री बोले तो क्या है, 2 है ना, और डिस्क्रीट पॉलिनोमियल का अगर हाईएस्ट डिग्री बोले तो 1 है। यही बात तो मैं समझाया, लेकिन ऊपर वाला किसी को समझ नहीं आया, लेकिन नीचे वाला सबको समझ आया। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल से लोग अच्छे से समझते हैं, जिस कारण से। इसी तरह यहाँ देखो कि मेन पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट 2 है, लेकिन जब मैं डिस्क्रीट फॉर्म में तोड़ के देख रहा हूं तो मेरा हाईएस्ट डिग्री 1 ही आ रहा है, ठीक ना। तो ये मेन पॉलिनोमियल से डिग्री छोटा होना चाहिए जिस पॉलिनो फैक्टर में आप तोड़ते हो उसका, ठीक। तो वैसे अगर आप कर देते हो, अगर ऐसे आप कर देते हो, उसी को कर देंगे फैक्टराइजेशन करना। क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन करना। ओके, चलो आगे देखते हैं। आसान शब्दों में समझ लेते हैं एक बार, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों को आप में से नहीं समझ आता है कि कोई बच्चे तेज होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन किन्हीं को बहुत दिक्कत आता है, ठीक ना। तो उन बच्चों के लिए भी मुझे सोचना होगा थोड़ा। ध्यान दो, जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें
कि 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ओके, ध्यान दो, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, जिसमें 3 और 7 वो दोनों को क्या हम लोग बोलेंगे कि 21 का फैक्टर है। 20 नहीं, 21 का फैक्टर। किसका फैक्टर है? 21 का फैक्टर है 3 भी और 7 भी। लेकिन ये चीज तो आप समझे ना कि 21 का फैक्टर कौन है? 3 और 7। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बच्चों क्या 3 का अपना कोई फैक्टर है? नहीं। 7 का कोई अपना फैक्टर है? नहीं है। तो लिखेंगे बट 3 हैज नो फैक्टर एंड 7 हैज नो फैक्टर। मतलब क्या देखिए कि जिस फैक्टर में आप तोड़े, 21 को जिस फैक्टर में तोड़े वो 3 इंटू 7 है, लेकिन उसका कोई अपना फैक्टर नहीं होना चाहिए। और वही बात पॉलिनोमियल के साथ है। जैसे पॉलिनोमियल में आप तोड़ देते हो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18 को x प्लस 6 में और x प्लस 3 में, तो यहाँ पे जो x प्लस 6 है उसका कोई अपना फैक्टर नहीं होना चाहिए और x प्लस 3 का भी कोई अपना फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये शर्त है, तभी हम लोग उसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे, वरना इनकम्प्लीट फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ओके, तो समझो बात को। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एक्सपेंशन लेके चलते हैं। आप में से बहुत बच्चे को याद होगा ऑलरेडी, तो हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, ठीक ना। मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके लिखा हूँ, ज्यादा मैं टाइम देने वाला नहीं, क्योंकि इसे आप समझना ही मेन है। तो देखो, पहला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सब बच्चे को पता है, उसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं 2 बार करके। स्क्वायर मतलब होता है कि 2 बार लेकर मल्टीप्लाई करना। फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम देखो, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर को बच्चे अलग अलग समझ लेते हैं, लेकिन दोनों एक ही है, याद रखना। चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, आंसर आपको एक ही आने वाला है, ठीक ना। अब जो समझने वाली बात है, इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, अगर मन किया b माइनस ए का होल स्क्वायर करने के लिए, तो b माइनस ए इंटू बी माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा है। और जब इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी आएगा। बहुत सारे बच्चे को ये फॉर्मूला ऑलरेडी याद है। ओके, समझ आ रही बात? आगे चलते हैं, ठीक। आगे जो है फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉर्मूला बहुत कम बच्चे को याद आता है, ये दोनों तो कॉमन है, बहुत बच्चे याद रखते हैं, 6 में ही याद हो जाता है आजकल। 3 नंबर फॉर्मूला बहुत कम को याद होता है, जो कि है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये इसका फॉर्मूला है, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखोगे क्या कि सब में 2 कॉमन है। क्या है कॉमन? 2। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन ही ले लेते हैं 2। यहाँ से डायरेक्ट कॉमन 2 ले लिए, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, समझ आ रहा है बात को? तो डायरेक्ट कॉमन लेके हम ये डायरेक्ट सिंपल सा बना लिए। अब देखो आगे जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब जो समझने वाली बात है, इसको लिखने का एक और तरीका है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बुक में ज्यादातर ये दूसरा तरीका ये वाला फॉलो किया जाता है, लेकिन आपका मन जरूरत के हिसाब से हम लोग किसी एक का भी यूज करते हैं, ठीक ना, जरूरत के हिसाब से। ठीक, आगे चलते हैं फटाफट। जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, सेम टू सेम है। यहाँ बस यही a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, अंतिम खाली एक प्लस होगा, ठीक, शुरू में और एक अंतिम। तो इसको भी लिखने का एक शॉर्ट तरीका है, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे कॉमन ले लेना 3ab को, तो बचेगा क्या, a माइनस बी, ठीक ना। याद रखना यहाँ पे a प्लस बी था ना, यहाँ पे a माइनस बी लिखेगा। मैं नहीं लिखा, आप अपना लॉजिक लगा लो, ठीक ना। इतना तो लॉजिक है, ये कोई नया चीज नहीं है, एक ही चीज है। अब देखो एक्सपेंशन कुछ कर लेते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, अब कुछ एक्सपेंशन देख लेते हैं। वो है एक्सपेंशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका होता है a प्लस बी a माइनस बी। ओके, ध्यान दो। फिर एक एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट आपके सामने आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। उसको कैसे बनाते हैं हम लोग, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हैं a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ध्यान दो। आगे जो 8 नंबर है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब है। क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसको क्या लिखते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखने का ये तरीका हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला देखें, एक्सपेंशन भी देखें, आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दो, पहला फॉर्मूला मतलब पहला जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो कॉमन फैक्टर निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे को तो अभी तक कॉमन फैक्टर निकालने भी नहीं आता होगा, तो इस लेक्चर में वो सब चीज सीख जाएंगे, डोंट वरी। आप अगर नहीं आता तो टेंशन मत लो। तो पहले कॉमन फैक्टर से देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो, ठीक। तो कुछ सोचो बच्चों, सोचो क्या सोच रहे हैं कि यहाँ मेरा 27 है, यहाँ 45 है। कॉमन मतलब समझते हो, जो एक जैसा हो। हम देख क्या रहे हैं, एक जैसा, ठीक ना।
कि 9 के टेबल में 27 आता है और 9 के टेबल में ये 45 आता है। फिर एक जैसा क्या मुझे दिख रहा है कि पहला वाला जो 27 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, और इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए कि इसके पास भी 2 वाला है, लेकिन इसके पास तो 3 वाला है। तो 3 वाला लोग कैसे बनता है, पहले 2 पे जाता है तभी 3 वाला बनता है, ठीक ना, मतलब 3 डिग्री का है, 3rd डिग्री का है। तो इसी तरह इसके पास 3 पावर है और इसके पास 2 पावर है। तो हम लोग कम वाला को कॉमन लेते हैं, ठीक ना, कम वाला को, कम से कम कितना कॉमन हो दोनों में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलो बनाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, 27 एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 45 एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैं 9 को पहले कॉमन लिया, ठीक, फिर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में है क्योंकि ये कम वाला है। फिर वाई स्क्वायर को कॉमन लिया क्योंकि वाई स्क्वायर भी कम वाला है और दोनों में है, देख सकते हो। एक्स स्क्वायर इसके पास है ना। अब बोलोगे सर इसके पास तो एक्स स्क्वायर नहीं है, इसके पास तो एक्स क्यूब है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन कैसे ले लिए? अरे सिंपल सा भाई बात है, एक्स क्यूब मतलब 3 गो एक्स, तो 2 गो एक्स को निकाल लिए तो क्या गो एक्स बचेगा अंदर में, 1 एक्स, ऐसे समझो। 2 पावर है तो 2 गो है, 3 पावर है तो 3 गो है, ठीक ना। अब समझ आ रहा होगा कि इसके पास 2 एक्स था, इसके पास 3 एक्स था, तो 2 को बाहर निकाल लिए, जो छोटा वाला होगा उसको बाहर निकाल लेना है। उसी तरह वाई भी 2 को बाहर निकाल लिए क्योंकि इसके पास वाई 2 गो था और इसके पास 3 गो था, तो कम से कम 2 गो था, तो 2 गो को बाहर निकाल लिए, ठीक। तो अंदर जो बचा क्या बचा, 9 निकाल लिए, 3 जा 27 होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला गया तो बेचारे पास 3 गो वाई था तो 1 गो वाई बच गया, एक्स तो सब चला ही गया। फिर यहाँ बात करते हैं तो 9 केवल 5 बार में 45 आता है और यहाँ पे एक्स कितना 2 गया तो इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स है 3, तो एक इसको बच गया, वाई तो इसका सब चला गया। समझ आ रहा है ना, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, आगे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपना, डोंट वरी। बहुत सारे बच्चे लग रहे होंगे अरे इतना सिंपल क्वेश्चन में टाइम पास कर रहे हैं। अरे पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो, आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक ना। तो जल्दी फटाफट कर लेते हैं, आप सीख रहे हो, ध्यान दो। यहाँ आप कैसे करें, 2x - 3 का क्यूब है, यहाँ ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुप में सजाना होगा पहले आपको, ठीक। -8x + 12 है, कैसे बनाए। तो पहला काम तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन अभी तुरंत एक फॉर्मूला आपको पढ़ा के लाया हूँ कि 2x a - b का होल क्यूब पे इसको होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तोड़ोगे क्या आएगा, ध्यान दो। पहले मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ, ठीक। बहुत अच्छे सोचेंगे तोड़ने जा रहे हैं ये सही है कि नहीं, नहीं सही है भाई, नहीं सही है। मैं बार बार कुछ और लॉजिक लगाऊं, तोड़ते क्या होता पता है, और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन उससे पहले मुझे एक आइडिया है, देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो वो तोड़ देते और एक सोचते कि हमको आता ही नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा ही ज्यादा सक्सेस करता है क्योंकि वो सोच रहा है उसको तो आ ही नहीं रहा, लेकिन अंतिम में एक आइडिया आएगा कि यहाँ पे 8x है और यहाँ 12 है, ठीक ना। मतलब मुझे एक चीज तो समझ आ गया कि 4 का टेबल में 8 भी आता है, 4 का टेबल में 12 भी आता है। तो एक काम तो मैं कर सकता हूँ कि पहले 4 कॉमन लूंगा। अब बात रहा इसका, तो इसको भूल जाओ भाई, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसको करना क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दो क्या करेंगे, पहले तो 8x + 12 है तो उसको कॉमन लिए, क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 नहीं -4 कॉमन लेंगे, ठीक। -4 कॉमन हो गया तो यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक। माइनस कॉमन लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं यहाँ पे -8 है ना, तो हम कॉमन भी लेंगे +4 तो ले नहीं सकते, उसके लिए मुझे अंदर -2 को x को अंदर भेजना होगा, है ना। इससे अच्छा मैं क्या किया, -4 को ही कॉमन ले लिया ताकि मेरा अंदर में सिर्फ 2x हो। -4 कॉमन लिया तो अंदर में 2x हुआ और यहाँ -3 बच गया। क्यों -3 बचा, अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ -3 लिख दिए, उसमें भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो बच्चों प्लस जो है आपको पता है 2 को माइनस से मिलकर बना रहता है, ठीक ना। अब बच्चा एक माइनस को मैं कॉमन लेके बाहर बुला लिया तो अंदर में एक ही माइनस बचेगा ना, समझ आ रही बात। तो जिस कारण से मुझे अंदर में क्या बचा, माइनस, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक। अब 4 के टेबल में 3 बार में 12 आता है तो यहाँ 3 बच गया, समझो बात को। अब मुझे एक अजीब सा चीज दिख रहा है, ठीक ना, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी 2x - 3 है और यहाँ पे भी 2x - 3 है। ये तो बहुत अजब बात हो गई, ठीक ना। तो हम लोग सोचे कि चलो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 टर्म है इस पूरे मामले में, 2 टर्म है, एक ये टर्म हो गया यहाँ तक, ठीक, और एक ये टर्म हो गया माइनस के बाद वाला। दोनों टर्म के पास 2x - 3 है, तो मैं क्या किया, दोनों में से 2x - 3 को कॉमन लेकर बाहर लेकर चला गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, इसके पास 2x - 3 था, तो उसमें से मैं एक को लेकर भाग गया तो 2x - 3 बचा। लेकिन बेचारा एक अभी भी अंदर में बचा रहेगा क्योंकि इसके पास 2 था, लेकिन इस बेचारे पास एक ही था, तो ये एक चला गया तो बचा क्या, -4 बच गया। उसके पास क्या बच गया, -4 सिर्फ बच गया, ठीक ना। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को तोड़ दो, 2x - 3 है और ये -4 है तो 2x - 7 हो जाएगा, ओके। और यहाँ 2x - 3, यही आपका आंसर हो गया। समझ आ रही है बात, ठीक। अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सब ग्रुपिंग है, बस समझ देखो, ग्रुपिंग में क्या होता है कि आपको एक अच्छा ग्रुप बनाना होगा। एक बात याद करो कि आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो आप अच्छा खासा ग्रुप बना लेते हो कि नहीं, बॉयज और गर्ल का। मुझे पता है आप लोग दोस्त जो हैं
यही सब काम करते हो, कम से कम ग्रुपिंग कर लेते हो, ये उसके साथ ये उसके साथ, है ना। उसी तरह मैथ्स में भी आपको ग्रुप बनाना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए। ध्यान दो, यहाँ पे एक्स क्यूब है और मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। तो कैसे बनाएंगे ग्रुप? ग्रुप बनाने से क्या फायदा, पहले ये सोचो कि यहाँ पे करा है ग्रुपिंग करो, तो ग्रुपिंग करने से फायदा क्या है? ग्रुपिंग करने से फायदा ये होना चाहिए कि मुझे कोई एक फैक्टर मुझे निकल जाए कॉमन। क्या निकल जाए? एक फैक्टर कॉमन निकल जाए, इसलिए हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं। यहाँ जब हम अगर कॉमन लेने चले तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा ना, तो क्या बनेगा? मन ही सोचो ना, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो एक एक्स इधर बच जाएगा, क्योंकि इधर 3x है और इधर 1 बच जाएगा, तो x माइनस 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ कॉमन ले तो यहाँ प्लस में कुछ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस दोनों को एक साथ ग्रुप में लेके देखता हूँ। अगर मैं कॉमन अब लूँ तो a आएगा। क्या आएगा कॉमन? a। और फिर अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1। अरे काम तो बन गया, देखो x माइनस 1 आ रहा है कॉमन लेने पे, और यहाँ भी x माइनस 1 आया। और सबसे बड़ी बात की अंतिम में बचेगा ये x और इधर माइनस 1, फिर भी अंतिम में भी x माइनस 1। यही हुआ ग्रुपिंग करने का तरीका, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो चलो क्या देखें, पहले जो एक एक साथ ग्रुपिंग करना है उसको एक साथ कर लेते हैं। x माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे किया हूँ, ठीक है ना, सॉरी नीचे में किया हूँ, ए एक्स माइनस ए। ये तो क्वेश्चन को मैं एक बार अच्छे से लिख दिया, ठीक, ध्यान दो, ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1। अब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ एक्स माइनस 1 बचा, और फिर यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया तो एक्स माइनस 1 बचा, और यहाँ प्लस 1 निकाल लिया तो एक्स माइनस 1 बचा। तो मैं क्या किया, अब एक्स माइनस 1 को ही कॉमन ले लिया, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। समझ आई बात? तो यही आपको हो गया फैक्टराइजेशन। कितना इजी है, आप लोग को कितना हार्ड लगता है। समझो मेरे बात को, आवाज को सुनो, नहीं समझ आ रहा था रिपीट कर लो लेक्चर, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, ठीक। ध्यान दो, आगे जो 4th नंबर क्वेश्चन है इसे कैसे बने। देखो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में सर दर्द उठ जाता है कि कुछ तो समझ आ नहीं रहा, पिछला एग्जाम्पल जितना पढ़े उससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो करना क्या है, करना एक सिंपल सा काम है, यहाँ पे आपको ए है और यहाँ भी कुछ कुछ है, ठीक है। कुछ बात बन नहीं रहा तो सिंपली आप जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या करा, ए से मल्टीप्लाई करना है तीनों को, तो ए से मल्टीप्लाई किए ए में ए स्क्वायर, फिर से ए से मल्टीप्लाई किए बी में ए बी हो गया, फिर ए से मल्टीप्लाई किए माइनस सी में माइनस ए सी हो गया, और इधर माइनस बी सी। चलो करके देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब क्या करना, अभी भी कोई फायदा नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग करना, तो ग्रुप करो, बनाओ ग्रुप, एक अच्छा सा ग्रुप बनाओ जिसमें कॉमन निकल सके। तो मेरे अंदर आइडिया आ रहा है, देखो इसके पास ए स्क्वायर है, तो इसके लिए मैं जो चुनूंगा वो ए वाला ही चुनूंगा, ठीक। लेकिन आगे आपको दो ए वाला दिख रहा है, एक ए बी दिख रहा है, ठीक, और एक ए सी दिख रहा है, किसको मैं उठाऊं? कंफ्यूजन है ना। तो देखो बच्चों, ये तो बगल वाला है, ये तो बगल वाला है, और इसको तो मैं मल्टीप्लाई करके ही निकाला, इसको करने में ज्यादा कोई फायदा नहीं है। चुनना चाहिए ए सी वाला। क्यों चुनना चाहिए, इसके लिए दूसरा रीजन मैं ये बता रहा हूँ कि इसके पास ए बी, क्या है, ए बी, और इसके पास बी सी, तो इसमें भी बी मिल जाएगा बाद में हमको, और इसमें तो बी है ही, तो मेरा भी यहाँ पे कॉमन निकल सकता है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि ए स्क्वायर के साथ ए सी को लाओ और इस ए बी को लेके आओ बी सी के साथ, ठीक ना। आप जोड़ा लगाओ, तो ए स्क्वायर को ए सी के साथ लिख दिए और ए बी को बी सी के साथ लिख दिए। अब ए कॉमन ले लो तो बच जाएगा ए माइनस सी, और यहाँ बी कॉमन ले लो तो बच जाएगा यहाँ पे ए माइनस सी, ठीक ना। तो यहाँ पे ए माइनस सी को कॉमन लेके बाहर कर दिए और यहाँ पे ए प्लस बी, बस हो गया। इतना आसान काम है, बस जोड़ा लगाना सीखो यार, लाइफ में तो सीख ही लिए, अब आप पढ़ाई में भी सीख लो। ओके, अब 5 नोट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे कुछ समझ फिर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऊपर वाला से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। तो क्या करें, नहीं समझ आ रहा, सिंपली मल्टीप्लाई करो, कुछ रास्ता नहीं है, सबसे अच्छा रास्ता मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, ठीक। करते हैं, आ जाइए। ए बी को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर तो ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई किए 1 को तो ए बी आ गया। समझो मल्टीप्लाई भी बहुत आसान होता है। एक्स से ए स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर, एक्स से बी स्क्वायर को किए तो एक्स बी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर। अब जो सोचने वाली बात है, आपको एक ख्याल आ रहा होगा, सर ऊपर में ए बी था लेकिन नीचे में आप एक्स ए स्क्वायर को कहां से उठा लिए। भाई मैं जोड़ा लगा रहा हूँ, जोड़ा कैसे लगाना आपको भी सीखना है ना, देखो मैं सिखाता हूँ। ए बी एक्स स्क्वायर यहाँ मुझे दिखा, ठीक, तो जोड़ा किसको लगाना है, जिससे कॉमन है। मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने ए बी रखा हुआ है, लेकिन फिर उसको करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन लेकर रखे हुए थे, लेकिन कोई फायदा हो रहा था नहीं, तो बगल वाले को उठाने से कोई फायदा नहीं है, वो ऊपर क्वेश्चन से ही मालूम चलता है।
अब सवाल रहा कि एक्स स्क्वायर लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कि मैं एक्स बी स्क्वायर को ले लूँ। तो देखो बच्चों, लेना है ना, आप एक्स स्क्वायर को लो चाहे एक्स बी स्क्वायर को लो, कोई भी ले लो, आंसर वही आने वाला है, ध्यान दो। तो नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक्स स्क्वायर को ही लो, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेंगे, फिर ए कॉमन निकाल लेंगे, तो देखो एक्स कॉमन ए कॉमन बचेगा, तो यहाँ देखो यहाँ 2 एक्स है, तो एक एक्स यहाँ बचेगा, ठीक है ना, समझो बात, और एक बी यहाँ बचेगा, तो यहाँ बी एक्स बचेगा, और यहाँ एक ए बचेगा, ठीक है ना, बी एक्स प्लस ए। ध्यान दिमाग में करो ना, नीचे लिखा हुआ हो लेकिन दिमाग में ही करो, ठीक। यहाँ पे फिर ए बी है और यहाँ एक्स बी स्क्वायर है, तो यहाँ से एक बी निकलेगा, फिर यहाँ बी एक्स बचेगा और यहाँ ए बचेगा, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि पहले वाला को जोड़ा लगाओ तीसरे के साथ, ठीक। तो लगा के यहाँ लिख देता हूँ पहले एक बार साथ में, फिर इसको इसके साथ लगाओ, ठीक है ना। आपको धीरे धीरे लगाना आ जाएगा, डोंट वरी, वीडियो देखो समझ आएगा, आगे और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो ध्यान दो, ए एक्स अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए और एक्स कॉमन, तो यहाँ एक्स 2 है तो एक एक्स बचेगा, ठीक। और बी तो ऑलरेडी बचने वाला है क्योंकि बी तो कॉमन है ही नहीं। यहाँ भी ए एक्स कॉमन लिए तो एक ए एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ 2 ए, ठीक। तो यहाँ पे एक ए बच गया। उसी तरह यहाँ से अगर हम कॉमन लेके आते हैं, बी को ही सिर्फ कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि और कॉमन होगा नहीं, तो बी कॉमन जब लिया तो ए प्लस बी एक्स हो गया। तो इस देखो अब यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक के पास है और एक के पास है ए प्लस बी एक्स। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन ध्यान से देखो कि बी एक्स प्लस ए और ए प्लस बी एक्स दोनों तो एक ही जैसा चीज है ना। तो आपको क्या आ गया, बी एक्स प्लस ए एक, और ये बी एक्स प्लस ए कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। देखो बहुत हमको कॉमन लेना बचपन में बिल्कुल नहीं आता था, जो बात है इसी में फंसते थे, मैं बार खास करके मैं बहुत बार फंसता था। ध्यान दो, कॉमन लेना मैं सिखाता हूँ। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म क्या हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ। आपको कॉमन लेना है तो इससे भी गायब होगा वो और इससे भी गायब होगा, गायब होके डायरेक्ट बाहर आ जाएगा बी एक्स प्लस ए। और जब ये बाहर आ गया बी एक्स प्लस ए, तो अंदर क्या बचा, ये तो खत्म हो गया, कॉमन लिए तो उड़ गया, ये भी कॉमन लिए तो उड़ गया, तो बचा क्या, ध्यान दो, बचा क्या, बचा यहाँ ए एक्स और यहाँ क्या बचा, यहाँ बी बचा, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल में भी दिया होगा आपके आंसर सवाल बुक में, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, लेकिन पहले सोचो कैसे सॉल्व करें, सोचो, सोचने से ही दिमाग लगेगा। 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड, कुछ तो फर्क पड़ नहीं रहा, कुछ तो समझ आ नहीं रहा, लेकिन आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो देखते हैं, ध्यान दो कैसे करना। पहले तो जो लिखा हुआ है उसको एक बार लिख लो ताकि सॉल्यूशन में अच्छा रहे। ध्यान दो, अब करना क्या है, तो कॉमन निकालना है, ठीक। तो बहुत बच्चे को यहाँ देखो फायदा लेना, पहले मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं आंसर, पहले आपको समझा ही देता हूँ। ध्यान दो, 1 प्लस एक्स है यहाँ पे, तो पहला मुझे 1 प्लस एक्स दिखा तो मैं आगे भी 1 प्लस एक्स को ही निकालने की कोशिश करने वाला हूँ। ध्यान दो कैसे, तो y यहाँ देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा तरीका लगाएंगे। y यहाँ पे है और एक और y वाला खोजूं तो एक ये यहाँ y वाला है और एक ये 3 वाला है, कोई फायदा नहीं, 3 वाला तो मैं अभी उठाऊंगा ही। तो यहाँ पे एक y वाला है और यहाँ पे एक्स वाई वाला है, ले फायदा हो गया, क्योंकि देखो इसके पास भी y है और इसके पास भी y है, अगर y कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पे है x, तो 1 प्लस एक्स निकल आया ना। याद रखना बार बार, ग्रुप करने का फायदा है कि एक ही जैसा चीज को आपको लाना होगा, और यहाँ पे फिर मेरा 1 प्लस एक्स आ रहा है तो मैं क्यों ना इसी दोनों को एक साथ कॉमन लूं। समझ आ रही बात। अब ध्यान दो, यहाँ पे माइनस जेड है, देखो मैं कुछ लॉजिक नहीं लगाया, मैं पहला टर्म से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले 1 प्लस एक्स था तो मैं कोशिश यहाँ कर रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स ही सब में आए, और मेरा कोशिश कामयाबी में भी बदल रहा है। देखो y और यहाँ पे एक्स वाई, ठीक। फिर यहाँ देखो माइनस जेड है तो इसको माइनस जेड एक्स से ले लेते हैं, ज्यादा फायदा इसलिए क्योंकि माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन गया तो यहाँ बच जाएगा 1, ओके, ठीक। और यहाँ माइनस जेड जाएगा तो यहाँ एक्स बच जाएगा सिर्फ, तो 1 प्लस एक्स फिर निकल के ले आया है ना। अब अंतिम में तो यही 2 बचा, तो इस दोनों को एक साथ तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट समझ आ गई बात, तो कर लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, देखो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स का जोड़ा पहले ही बना हुआ है क्वेश्चन में भी, y प्लस एक्स वाई को मैं एक साथ लिख दिया, तो आपको पहले जो ग्रुप बनाया उसको एक साथ कर देना ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे भी ग्रुप बनाया तो उसको भी एक साथ कर लो, माइनस जेड एक्स, ठीक ना। यहाँ पे भी ग्रुप बनाया एक साथ कर दो, माइनस वाई माइनस जेड एक्स वाई है, ओके। अब एक साथ किया तब कॉमन निकालना स्टार्ट किया जाए। ब्रैकेट में कर दो 1 प्लस एक्स को, यहाँ पे भी ब्रैकेट में कर लो y प्लस एक्स वाई को, माइनस को बाहर ले लो, ज्यादा अच्छा है क्योंकि दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस बाहर कर दिए
जेड प्लस जेड एक्स हो गया। इसमें भी दोनों पास माइनस था तो अच्छा है कि माइनस को कॉमन लेकर बाहर कर दो तो अंदर में प्लस बचेगा, सिर्फ वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। अब कॉमन लेना है तो 1 प्लस एक्स कॉमन तो पहले से ही है, यहाँ पे y को मैं बाहर निकाल लिया तो अंदर में फिर 1 प्लस एक्स बच गया, और यहाँ पे z दोनों में कॉमन है तो मैं z को निकाल लिया बाहर तो 1 प्लस एक्स बच गया, और यहाँ माइनस वाई जेड को कॉमन निकाल लिया जो कि यहाँ पे भी इसमें वाई जेड है और इसमें भी वाई जेड है तो 1 प्लस एक्स बच गया। सब में 1 प्लस एक्स बचा, तो अब मेरे पास एक ही लॉजिक बचा है कि 1 प्लस एक्स को कॉमन ले ले भैया। जब मैं कॉमन लूंगा देखो अच्छे समझना, 1 प्लस एक्स बाहर आया, यहाँ से कट गया, कॉमन लेना मतलब अंदर जहां था सबसे खत्म कर दो, क्या कर दो खत्म कर दो, यहाँ भी खत्म, ठीक, और यहाँ भी खत्म और यहाँ भी खत्म। देखो क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है फर्स्ट में तो यहाँ 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे y बच जाएगा और यहाँ पे माइनस जेड बच जाएगा और यहाँ माइनस वाई जेड बच जाएगा। यहाँ देखो ये कुछ निकल के आया। अब मेरे पास देखते हैं कहीं इसमें भी कॉमन निकल रहा है तो अच्छा है, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक ना, वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन मेरे पास एक लॉजिक आ रहा है, देखो ये 1 प्लस वाई है ना, क्या ऐसा और निकल रहा है, देखो माइनस जेड माइनस वाई जेड, अगर मैं माइनस जेड को कॉमन लूं तो 1 प्लस वाई निकल रहा है, वाह बहुत अच्छा बात। तो अगर ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस जेड को ही कॉमन ले लो, लेकिन मैं सोचा माइनस जेड को कॉमन लेने से अच्छा कुछ और ही लॉजिक सोचा जाए, ठीक ना। हाँ क्या किया, यहाँ पे मैं 1 माइनस जेड को ले आया एक साथ, इसको एक साथ ले आया और y माइनस वाई जेड में कॉमन ले लिया, तब भी वही आंसर। देखो आप अगर पहला काम करो या दूसरा काम करो, खुद से बना के देख लो, यही आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, काफी कंटेंट मैं खुद से क्रिएट किया हूँ और लंबा समय हो गया वीडियो का, ठीक ना, लेकिन जो भी कंसेप्ट दिया हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 जाके अवश्य विजिट करिएगा। आप कुछ पढ़े भी नहीं हो फैक्टराइजेशन तब भी वो चैप्टर आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में ही समझा दिया हूँ। ओके, हैव ए ग्रेट डे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट अस, वी विल रिप्लाई इट सून। अगर आपको कोई प्राइवेट क्वेश्चन भी पूछना है मुझसे तो आप कमेंट कर दो, मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरी देन प्लीज मेल अस एट animes5@6299@gmail.com or comment in the comment box. Thank you.